नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसकी तल्खी बढ़ते जा रही है। हालत यह है कि एक दूसरे पर खुलकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो संवैधानिक नहीं माने जा सकते या सामाजिक चाल चलन में उचित नहीं माना जाता, लेकिन ये राजनीति है और इस दौर में तल्खी जिस तरीके से एक दूसरे पर दिखाई जा रही है, प्रहार किया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में राजनीतिक तल्खियां और बढ़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई और तेज होगी? हालांकि यहां दूसरी पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, जोगी कांग्रेस भी है, सर्वदलीय आदिवासी समाज भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कई तरह की पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन मुकाबला मोटे तौर पर केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। और अब तक की राजनीतिक परिस्थितियां बताती है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहां कांग्रेस को हराना बेहद मुश्किल है। विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस की सीटें 37-38 से कम नहीं हुई, यानी 1952 से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी 77 की विपरीत परिस्थिति को देख ले या 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उस दौर को भी देख लें, तब भी कांग्रेस 37-38 से नीचे नहीं गई। तब ऐसी परिस्थिति जनता पार्टी के सामने बेहद बड़ी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने ही गुटबाजी से निपटना पड़ रहा है, यानी रमन सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी के बीच जो गुटबाजी छिड़ी है उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो चार होना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो 21 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उसमें भी बगावत साफ दिखाई देने लगा है। तब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है भूपेश सरकार को बदलने के लिए, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार दूसरे राज्यों के बड़े नेताओं को यहां भेजना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में गोवा के मुख्यमंत्री भी आए और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहां पहुंचे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो भूपेश सरकार के धर्म को लेकर, कामकाज को लेकर इस कदर बौखलाए कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि भूपेश बघेल राहुल गांधी को राम जन्मभूमि का दर्शन करा दे तब वे मानेंगे कि भूपेश बघेल हिंदू है। यानी सोचिए कि किस तरीके का स्तर पहुंच गया है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी में है वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। यह परसेप्शन किस तरीके से इस देश में गढ़ा गया और कट्टरपंथी किस तरीके से इस खेल को खेलकर इस देश को आग के हवाले कर रहे हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा वह बेहद ही चौंकाने वाला है, यानी भूपेश बघेल के हिंदू होने को लेकर ही उन्होंने सवाल उठा दिया, जबकि भूपेश बघेल यहां धर्म और संस्कृति को लेकर जबरदस्त काम कर रहे हैं और उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, और शायद यही वजह है कि उस पर प्रहार किया गया। लेकिन भूपेश बघेल भी कम नहीं है, उन्होंने इस हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनौती को स्वीकार करने की बजाय उनका उसी अंदाज में धज्जियां उड़ा दी, कहा जाए तो गलत नहीं हो। भूपेश बघेल ने आखिर क्या कहा, वह भी कम हैरान करने वाली बात नहीं। हालांकि भूपेश बघेल हमेशा ही आक्रामक तेवर में रहे हैं, वे मोदी सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बात करते रहे हैं। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब राहुल गांधी का नाम लिया तो भूपेश बघेल भी कहां चूकने वाले थे, उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का देहावसान हुआ तो मोदी ने बाल नहीं मुड़ाया, जबकि हिंदुओं में यह परंपरा है
बाल मुड़ाने की, बाल दान करने की। और हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी का मुंडन करे, उनका बाल दान करवाएं, तभी हम उन्हें हिंदू मानेंगे। यानी सोचिए कि राजनीतिक तलखी किस कदर बढ़ गई है। हालांकि भूपेश बघेल के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अभद्र टिप्पणी कहते हुए आलोचना की, लेकिन राजनीति इसे कब मानती है? वह तो अपने फायदे के लिए ही आरोप प्रत्यारोप लगाती है। ऐसी परिस्थिति में जब बात राहुल गांधी और मोदी तक पहुंचने लगा है, तब क्या आने वाले दिनों में तलखी और बढ़ेगी? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां सर्वे में भी पिछड़ते जा रही है और यह परसेप्शन बना हुआ है कि कैसे भी हो भूपेश सरकार तो आ ही जाएगी, तब आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का स्तर और कहां तक जाएगा देखना होगा। धन्यवाद।